So, hello everyone. This is Amit Bawa, a teacher of केंद्रीय विद्यालय। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी साथ ज़रूर होती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को देखो ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। पर आपने इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना है, थोड़ा साइड में रखना है और अपने प्रोसेस के ऊपर ना विश्वास रखना है। बिलीव करना है अपने प्रोसेस पर कि जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है और उसको आप बेस्ट तरीके से करिए। अपना 100% फ़ोकस डाल दीजिए एक बार और सिलेक्शन जो है वो आपका पक्का होगा। ठीक है ना? अगर आपने उस लेवल के नॉलेज के उस लेवल को आपने अचीव कर लिया, तो आपका सिलेक्शन एक पेपर में नहीं, बहुत सारे पेपर में एक साथ ही होगा। ठीक? तो इसी आशा के साथ इन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। आज की क्लास में हम जो लेने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ सेंस ऑफ नंबरनेस। अब ये जो सेंस ऑफ नंबरनेस है, जो आपका सिलेबस है केवीएस का आया है उसमें ये ऐसे ही लिखा हुआ है सेंस ऑफ नंबरनेस। अब इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो ये जो पार्ट है ये आपको ना 5th क्लास की बुक में देखने को मिल जाएगा। पर वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 5th की एनसीईआरटी से पूछे जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो अब सेंस ऑफ नंबरनेस में फिर हमें पढ़ना क्या है? अब स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि फिर हम पढ़े क्या? ठीक है ना? उन्होंने तो ये लिख के छोड़ दिया सेंस ऑफ नंबरनेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंस ऑफ नंबरनेस में हमें क्या-क्या पढ़ना है और किस-किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए मिल रहे हैं। तो आप इसमें देखिए ज़रा, सबसे पहले जो टॉपिक लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कहीं न कहीं कभी स्कूल में या सेकेंडरी लेवल पर या हायर सेकेंडरी पर जब भी मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपने नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना? टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन टॉपिक्स को लेने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊँगा। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे नंबर्स के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की बात हो गई, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इनकी बात हो गई। उसके बाद फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या रोल है, क्या होते हैं, इसके बारे में पता करेंगे। नेक्स्ट है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ जो होते हैं नंबर्स के, ये इनका मतलब क्या है, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका सिक्स्थ, डिविजिबिलिटी रूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनता ही बनता होता है। चाहे आप सी टेट लगा लो, चाहे आप कोई भी टेट लगा लो या किसी भी तरह का एग्जाम लगा लो, केवीएस लगा लो, तो सब में डिविजिबिलिटी रूल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे भी जरूर बनते हैं क्वेश्चंस। और कुछ मिसलेनियस पैटर्न या क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इस पार्ट के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले टॉपिक से, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, देखो नंबर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं नंबर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखो इमेजिनरी नंबर्स का हमारे सिलेबस के साथ कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो मैं सिर्फ रियल नंबर्स की डिस्कशन करूंगा यहाँ पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैंने हेडिंग डाल दी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल, मतलब रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सॉरी, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। उसी का जस्ट ऑपोजिट इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना? और जिसमें जो है नहीं लिख सकते, और मोस्टली जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, लाइक रूट टू, रूट थ्री, रूट वाले नंबर्स होते हैं जो नॉर्मली।
जिनका रूट सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब सॉल्व तो कर सकते हैं हम, बट इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो अलग होता है, वो मैं अभी बताऊंगा रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में कि क्यों हम इनको इरेशनल्स बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है यहाँ पर, वो मैं चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि इरेशनल नंबर्स रूट फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, मोस्टली प्राइम नंबर्स, जैसे 2 है, प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये फर्दर दो तरह क्लासीफाई हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं फ्रैक्शंस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर वही नंबर होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन भी वही नंबर होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है इंटीजर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है सभी को, इंटीजर्स जो होते हैं, है ना, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सारे नंबर जो हैं ये किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं, है ना। और जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस आपको पता ही हैं, जैसे कि 2/5 हो गया, 3/8 हो गया, ये सब फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट में। तो फ्रैक्शंस हो गए, या फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स जो होते हैं, और इंटीजर्स होते हैं फर्दर, है ना, ये होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो। अच्छा, जीरो भी आता है इंटीजर्स में, जीरो इंक्लूड होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जीरो को इंटीजर्स के अंदर रखा जाता है, तो इसका आंसर येस होगा। हाँ, जीरो जो होता है वो एक इंटीजर होता है, बट या ना तो ये नेगेटिव इंटीजर होता है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट इट इज एन इंटीजर, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीजर। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर जो होते हैं फर्दर, उसमें एक तो जीरो होता है ना, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स हो गए, है ना, और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स तीन तरह से आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिए, जीरो को अलग कर दिया, नेगेटिव को अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या देते हैं। जीरो जो होता है वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो ये कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को और जीरो को मिला देता हूँ, अगर मैं जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला देता हूं, तो हम इसको बोलते हैं होल नंबर्स, है ना, दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं और एक जीरो होता है ना, होल नंबर्स होते हैं। और जो अकेले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को कि रियल नंबर्स रैशनल होते हैं, उनमें इरेशनल भी होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं, बस ये बात थोड़ी पता होनी चाहिए आप लोगों को। कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो यस, ऑल दी नंबर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर एक बड़ा सर्कल है, यू कैन से रियल नंबर जो है एक बड़ा घर है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, ये वो इसके अंदर जो हैं पार्ट्स हैं इसके, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स हैं अंदर, ठीक है ना। सभी रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, तो वो सारे रियल नंबर्स का पार्ट है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक नंबर्स के बारे में। अब इसके बाद कुछ नंबर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे नंबर होता है इवन नंबर, इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है कि अगर कोई नंबर टू से डिवाइड हो जाता है ना, या तो हम कह लें कि कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो जीरो आ जाए, या फिर टू आ जाए, या फिर टू का कोई मल्टीपल आ जाए, टू और टू का कोई मल्टीपल, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए, एट आ जाए, है ना। तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, अब 20 इवन नंबर है, क्यों है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, जीरो आता है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे ही एक नंबर है 22 है, लाइक, तो 22 में टू इवन नंबर है, दैट्स वाई ये क्या है, एक इवन नंबर है। 24 है, इसी तरह से फोर इवन है, तो ये भी एक इवन नंबर है। 26 है, यूनिट प्लेस पे सिक्स है, तो ये एक इवन नंबर है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या जीरो आ जाए, या फिर टू का कोई मल्टीपल, या टू खुद आ जाए, तो उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं।
और अगर ऐसा नहीं होता, अगर 0 नहीं आता या फिर 2 का कोई मल्टीपल नहीं आता, तो उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ऑड नंबर्स में आपको ये नंबर नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको 1 देखने को मिल सकता है, 3 देखने को मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 9 मिल सकता है। तो ये सारे डिजिट्स आपको यूनिट प्लेस पर कहाँ मिलेंगे? यूनिट प्लेस। तो इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। अच्छा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करने वाला हूं, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स को अगर मैं नंबर्स को अगर मैं नेचुरल नंबर्स को क्लासीफाई करूं ब्रॉडली, तो मैं दो पार्ट्स पे क्लासीफाई कर सकता हूं नंबर्स को। एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स, कुछ नंबर्स को मैंने इधर रख लिया और इधर कुछ नंबर्स को मैंने इधर रख लिया, इसको हमने नाम दे दिया कंपोजिट। तो मैंने नंबर्स को दो भागों में बांट लिया, एक प्राइम और एक कंपोजिट। अब आपने सोचा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ कि दो भागों में क्यों बटे, ऐसा क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गए नंबर सारे? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इस पेज पर। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है, और इस तरफ मैं नंबर ले लेता हूँ 7। तो मैंने आपसे एक बात पूछी, मैंने ये पूछा कि बताओ 12 जो है वो 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो आपने कहा कि सर 12 को जो है आपके माइंड में आया होगा 2 डिवाइड कर सकता है, 2 के टेबल में 12 आता है। फिर आपने देखा कि 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है। अच्छा, एक बात मैंने आपके इस आंसर में थोड़ी सी करेक्शन की। मैंने कहा कि 1 जो होता है ना, वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। सो 1 इज अ यूनिवर्सल डिवाइजर, यू कैन से कि 1 जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने कहा कि अब 7 के बताओ, तो आपने कहा कि सर 7 तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, और 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड करे। तो मैंने कहा कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं 15 और इधर ले लेते हैं 23। तो आपने फिर से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि बताओ जी 15 जो है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है? तो आपने कहा कि सर 1 से तो हो ही जाएगा, 1 लिख लिया। फिर आपने कहा कि सर 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा। फिर आपने कहा कि सर उसके बाद ये नेक्स्ट डायरेक्ट 15 के टेबल में ही आएगा, और तो कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा। तो अब मैंने कहा कि चलो 23 के भी बताओ। तो 23 में आपने देखा कि ये 1 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई मिला नहीं, काफ़ी कोशिश के बाद आपने कहा कि सर अब ये 23 से डिवाइड होगा। तो आपने ये एग्जांपल्स में एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो नंबर्स मैंने लेफ्ट साइड लिखे हैं, आपने देखा होगा कि ये नंबर्स में आपके पास जो फैक्ट, इनको बोलते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स बोलते हैं हम। मतलब जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उन नंबर को फैक्टर्स कहा जाता है ना। अभी पॉइंट आएगा फैक्टर और मल्टीपल का, वहां भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ भी बता देता हूँ। तो ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब मेरा ये होता है कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब डिवीजन होता है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करते हैं, तो ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। और फिर मैंने 15 का कहा कि 15 के भी ये सारे फैक्टर हैं। अच्छा, आपको 12 के कितने फैक्टर मिले? तो आपने काउंट किया तो मिला 6 फैक्टर्स मिल गए। 15 के आपको कितने फैक्टर मिले? 4 फैक्टर मिले। अच्छा, 7 के देखे तो कितने मिले? 2 मिले। 23 के देखे तो कितने मिले? 2 मिले। इसका मतलब मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर रहते हैं। एक वो एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा कभी नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उनको हमने एक नाम दे दिया, एक कैटेगरी दे दी, और उनको हमने प्राइम नंबर्स बोल दिया, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डाल दिया। और फिर हमने कहा कि अच्छा, अगर हमने उन नंबर्स को अलग कर लिया तो हम एक काम करते हैं ना, अब हमारे पास जो बच गए जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं, तो हमने कहा कि हम अब उनको दूसरी कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया सॉरी, उनको हमने एक और नाम दिया, एक और ग्रुप बना दिया उनका,
और उस ग्रुप का नाम दे दिया कंपोजिट नंबर्स। उस ग्रुप को नाम दे दिया कंपोजिट नंबर्स। सॉरी। तो आपको ये समझ लगा होगा कि मैंने यहां पर जो नंबर्स की डिवीजन की थी, ठीक है ना, जो नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, चाहे मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स थे उनको मैंने डिवाइड कर लिया दो भागों में, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर्स में वो सारे नंबर आ रहे हैं जिनके दो फैक्टर हैं, टू फैक्टर्स, और कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। तो आई होप आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कशन थी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सॉरी। नेक्स्ट जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक डेफिनेशन और, को प्राइम नंबर्स। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। को प्राइम, को प्राइम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ना अच्छा, को प्राइम नंबर कभी भी सिंगल नंबर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं कहूं कि जो 12 को प्राइम है या 23 को प्राइम है या 7 को प्राइम है, ऐसा नहीं होता। को प्राइम, जब भी को प्राइम की बात आती है तो एक पेयर की बात होती है, दो नंबर उसमें होने चाहिए, कोई दो नंबर उसमें होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा 3। तो मैंने आपसे एक बात पूछी, मैंने कहा कि मुझे एक काम करो, मुझे 2 के फैक्टर्स बता दो, मुझे 2 के फैक्टर्स बता दो। तो आपने कहा कि जी सर 2 जो है ना वो 1 से डिवाइड हो जाएगा और वो जो 2 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा और कोई, कहता कि नहीं और तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि 3 के फैक्टर्स बता दो। फिर आपने कहा कि सर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। मैंने आपसे एक बात पूछी, मैंने कहा कि आपने जो दोनों फैक्टर्स लिखे हैं 2 के और 3 के, उसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपने कहा कि सर 1 ही कॉमन है अकेला, और तो कोई कॉमन है नहीं इनमें, अकेला 1 कॉमन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर्स कह देंगे जिनमें 1 जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ 1 ही कॉमन होता है और कोई भी कॉमन नंबर उन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो वो सारे नंबर को, वो सारे पेयर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब 2 और 3 का जो पेयर है उसको को प्राइम बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि 2 को को प्राइम बोल दिया अकेले को या 3 को को प्राइम बोल दिया, नो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो जब भी को प्राइम की बात होगी तो दो नंबर का होना जरूरी है। अच्छा, अगर मैंने अभी यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि अब लिखा हुआ मैंने सपोज मैंने लिखा 12 और 20। तो मैंने पूछा कि क्या ये को प्राइम है, तो आपने कहा कि सर नहीं, ये को प्राइम तो नहीं हो सकते। क्यों? मैं आपने कहा था कि 1 ही कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, पर इसमें तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, देखो 12 को 2 डिवाइड कर रहा है ना, और 20 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो मतलब अगर 1 के अलावा आपको कोई भी एक ऐसा नंबर मिल गया जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो वो को प्राइम पेयर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर और को प्राइम की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स। अब जो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी याद है, एक बार ऐसे ही इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी स्कूल के इंटरव्यू में। तो व्हेन आई वाज नॉट इनटू गवर्नमेंट जॉब, तो एक प्राइवेट स्कूल के इंटरव्यू में मैं गया था, तो वहां पर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो तब से मुझे ये क्वेश्चन जो है वो याद है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखिए ज़रा। देखो, ट्विन प्राइम का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे प्राइम नंबर जैसे कि 11 है और 13 है, 41 है और 43 है। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में टू डिजिट्स का गैप होता है, या यूं कह लो कि दोनों का डिफरेंस 2 होता है, 2 यूनिट। तो वो दोनों प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो 2 का डिफरेंस होगा।
तो ऐसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है इसके बारे में देखिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया 6 और मैंने 6 के फैक्टर बना लिए। 6 के फैक्टर बना लिए। 1, पहले ये 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, है ना। चलो, तो मेरे पास जो 6 के फैक्टर आ गए उसको मैंने लिख लिया 1 1 2 3, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर इन तीनों को प्लस करके ये नंबर बन रहा है, जैसे कि 1 + 2 + 3, ये कितना बन गया, 6 बन गया। देखो, तो ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स को ऐड करके वो नंबर खुद बन जाए। फैक्टर्स 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं। 1 भी क्या है, 6 का फैक्टर है, ठीक है ना, 1 भी फैक्टर है 6 का। तो 6 के सभी फैक्टर्स को ऐड करके अगर 6 बन रहा है, अगर वो नंबर खुद बन रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है। 1 2 3 ये 6 के फैक्टर्स थे, तो मैंने अगर इन तीनों को प्लस किया तो मेरे पास इन तीनों को प्लस करके 6 बन गया, वो नंबर के बराबर आ गया। देखो, तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये हर बार तो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको लगा होगा कि सर ऐसा तो फिर हर बार ही होगा, तो एक काम करते हैं, 10 की एग्जांपल ले लेते हैं। 2 5 10, 5 1 5 और 1 तो है ही, तो 1 2 और 5 हो गए इसके फैक्टर। इसको ऐड करो जरा, 5 + 2 7 + 8, 8 बन रहा है। देखो, 10 तो नहीं बना ना। तो मैंने कहा कि जब फैक्टर्स को प्लस करके वही नंबर वापस आ जाए तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है परफेक्ट नंबर की। चलते हैं आगे। इसके बाद जो भी आगे नंबर्स जो हमारे यूज़ में होंगे वो हम साथ के साथ बात कर लेंगे। फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम हो गया, है ना। और बाकी भी जो सिंपल, वो पहले वो जो चार्ट हमने देखा उसमें तो हमने सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर देखा था, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये फेस वैल्यू का क्या मतलब है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 32। अब 32 जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, है ना। इसमें एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस वैल्यू की, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो उसकी खुद की वैल्यू है, जैसा वो खुद दिखता है। तो यहां पर जो 2 है वो 2 ही तो दिख रहा है, तो इसलिए 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। तो वो हम उसी नंबर की बात कर रहे होते हैं, जब हम उसकी फेस वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके खुद के नंबर की ही बात कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, तो आप कहोगे जी फेस वैल्यू ऑफ 3 3 ही होगी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है फिर। अच्छा, प्लेस वैल्यू से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं, तो हम जैसे मैं कुछ प्लेसेस बना लेता हूँ यहाँ पे। प्लेस वैल्यू टेबल कहते हैं बेसिकली, ये 6th या 7th क्लास में आ जाता है, 6th क्लास में आ जाता है बेसिकली, प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल, जब हम बच्चे को प्लेस वैल्यू टेबल बनाना सिखाते हैं ना, तो 6th स्टैंडर्ड में हम सिखाते हैं। तो उसमें हम क्या सिखाते हैं, तो हम बच्चे को सिखाते हैं जी, अ, आपने इस प्लेस से स्टार्ट करना है, इस तरह से एक बॉक्स होता है। तो उस बच्चे को बताया जाता है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लिया। तो बच्चे को बताया जाता है कि राइट से यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो ये वंस प्लेस हो गई हमारी, यहाँ पर टेंस प्लेस हो गई, ये हमारी
100 प्लेस हो गई, HUNDRED 100, ये हमारी 1000 हो गई, THOUSAND 1000, और ये हमारी 10,000 हो गई, और ये आगे बढ़ता रहता है फर्दर। अब यहां पर उसको बताया जाता है कि प्लेस वैल्यू कितनी होगी, वंस प्लेस जो है वहां पर प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, तो वहां पर जो जो भी डिजिट रहता है उसकी प्लेस वैल्यू 1 रहती है। अगर टेंस की बात की जाए तो इस जगह पे जो भी डिजिट लिखा जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, उसकी प्लेस वैल्यू 10 रहेगी। जो यहाँ पे लिखा जाता है डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, उसकी प्लेस वैल्यू 100 रहेगी। ऐसी 1000 प्लेस पर उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है ना, एक मिनट, एक जीरो ज्यादा डल गया। हम्म और अगर वो नंबर में एक जीरो और बढ़ा दी जाए तो वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10,000 हो गई। तो ऐसे आगे बढ़ता जाता है, अगर एक जीरो और डाल देंगे तो 1 करोड़ हो जाएगी, है ना, 10,000। तो इस तरह से ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू टेबल। तो अब अगर मैं इसी ऊपर 32 जो मैंने लिखा था, अगर मैं कहूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर मैं कहूं कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू, ये कौन सी पोजीशन पे है, 10th प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का यहां पर क्या मतलब है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ही आपके साथ ना प्लेस वैल्यू टेबल फॉर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल्स भी यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पूरे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो डेसिमल्स में जब हम प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, एक मिनट मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। हम्म थोड़ा छोटा बनाएंगे और थोड़ा लॉन्ग, हाँ, इस तरह से। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। अब जब हम कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसका जो होल, डेसिमल नंबर दो पार्ट होते हैं डेसिमल नंबर में। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 741.248, जैसे ये नंबर लिखा। तो जब डेसिमल से जो पहले पहले का पार्ट है, डेसिमल से पहले आने वाला पार्ट, तो डेसिमल से पहले आने वाला जो पार्ट है ना उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, उसको हम बोलते हैं होल पार्ट। और जो डेसिमल के बाद आने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डेसिमल, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हैं, है ना। तो एक डेसिमल पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये डेसिमल वाला इधर लिखा जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन वाला पार्ट लिखा जाता है, और इधर लिखा जाता है होल पार्ट लिखा जाता है, इधर डेसिमल वाला इधर होल, और बीच में डेसिमल है। अब अगर मैं इधर बात करता हूँ, इस तरफ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, अगर ये वंस है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, अगर ये टेंस है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, अगर ये 100 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। बट जब मैं इस तरफ आता हूँ, डेसिमल वाले पार्ट की तरफ आता हूँ, तो डेसिमल वाले पार्ट में जो ये पहली प्लेस आती है, तो कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर ये वंस है तो फिर यहाँ भी वंस ही स्टार्ट हो जाएगा डेसिमल के राइट में। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो प्लेस रहती है इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं टी, TENTHS। तो टेंथ, टेंथ प्लेस भी बोल सकते हैं, टेंथ, है ना, THS होता है पीछे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, मतलब ये जैसे ये 2 है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना, वो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 1/10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1/10। अब टेंथ की, 10 के बाद क्या आता है 100, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 100th, HUNDRED, साथ में THS। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/100।
ऐसे ही जो नेक्स्ट है 1000, 10th हो गया, 100th हो गया, 1000th, THOUSANDTHS, साथ में THS, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1/1000 होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि डेसिमल वाले पार्ट में हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं और जो होल पार्ट होता है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, जैसे मैंने लिखा कि क्वेश्चन है 792.465। मैंने लिखा कि ये एक नंबर है और मैंने इधर लिख दिया 2x+3y, 2x+3y। तो मैंने आपसे पूछा कि इस नंबर में, क्वेश्चन ये है कि इस नंबर में या इसको हटा देते हैं, इसको बाद में लेंगे, चलो इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इसमें आ जाए। तो इस नंबर के अंदर मैंने कहा कि 9 की प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, या फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 9 9 या 5 ले लेते हैं, चलो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू 9 की और प्लेस वैल्यू 5 का प्रोडक्ट बताना है, या डिफरेंस भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रोडक्ट पूछ लिया सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो 9 जो है उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। तो 9 की प्लेस वैल्यू देखिए, डेसिमल है, ये वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई, इसका मतलब 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10, 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10। अच्छा, आप पूछ रहे 5 की प्लेस वैल्यू देखो, तो 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए जरा। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/10। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/100। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1/1000। वो कह रहा है कि 10 को और 1/1000 को क्या करो, मल्टीप्लाई, तो सिंपल है, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0.01। तो आप देख पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन बना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर। तो इस तरह से किसी की प्लेस वैल्यू, किसी की फेस वैल्यू को बोल सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, या इनको प्लस करके दिखाओ, इनको माइनस करके दिखाओ, इनको डिवाइड करके दिखाओ। इस तरह से क्वेश्चन जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर बन सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में एक बात समझिए जरा, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर ये टॉपिक, इसका क्या मतलब है और यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास कुछ डिजिट्स हैं, मैंने कहा कि मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 डिजिट है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि आपने इन 4 डिजिट को यूज़ करना है और उसमें आपने डिजिट को रिपीट नहीं करना, आपने डिजिट को रिपीट नहीं करना और आपने सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसके लिए कंडीशन ये है, जैसे 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं आपके पास, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट नंबर तब बनेगा जब आपका इस प्लेस के ऊपर सबसे बड़ा नंबर रखा जाए, सबसे बड़ा डिजिट रखा जाए। तो इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट है 3। अब बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब यहां पर जो अब बाकी बच गए उनमें से सबसे बड़ा कौन है, 2। अब जो बाकी 2 बच गए उनमें बड़ा कौन है, 1, तो लास्ट में क्या जाएगा, 0। इसका मतलब 3210 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि हम बना सकते हैं इनको यूज करके। अब अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताओ,
तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि जैसे मैंने बोला कि लार्जेस्ट में जी सबसे बड़ा रख दो सबसे पहले, तो स्मॉलेस्ट में वो सोचते हैं कि ऐसा करो सबसे पहले सबसे छोटा रख दो अब। और मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने क्या जीरो लिख दिया, फटाफट जीरो लिख दिया बिना सोचे समझे। अब जब हम जीरो डाल देते हैं किसी नंबर के आगे तो उस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो काउंट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने तो 4 डिजिट नंबर बनाया ही नहीं है। ठीक है ना, आपने तो 4 डिजिट नंबर नहीं बनाया, तो इसका मतलब आपने जीरो को नहीं लिखना, यू कांट राइट जीरो। ठीक है, एट द फर्स्ट प्लेस तो आप पहले ऑप्शन पे जीरो नहीं डाल सकते, इसलिए आपको जीरो को हटाना होगा। फिर क्या करें, फिर हमें ये देखना है कि हमारे पास जीरो के अलावा जो बचे हैं 1 2 3, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें जो सबसे छोटा है वो है 1, तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ। अब जो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो अब ये प्लेस पे मुझे जो बच गए हैं, बचे क्या हैं, 0 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, इनमें से सबसे छोटा डिजिट लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है, 0। अब 0 भी खत्म हो गया, अब बचे क्या, 2 और 3। अब 2 और 3 में सब छोटा लिखना है, 2 और 3 में छोटा लिखना है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3। तो ये जो नंबर है ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि हमने इन डिजिट्स को यूज करके लिखा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जी, ये 4 डिजिट आपको दे दिए गए और आपने बिना रिपीट किए लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं और उनका डिफरेंस बताना है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, तो डिफरेंस बताने के लिए आपको इनको माइनस करना होगा, सिंपल। तो माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया जी, 7 आ गया। ये आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। 1 यहाँ से कैरी कर लिया था हमने, ठीक है ना। और 10 बन गया। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ होगी, रुको रुको रुको। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस पूछा गया है बेसिकली, तो डिफरेंस के लिए हमने यहाँ से कैरी कर लिया, फिर यहाँ आपके पास 11 हो गया, फिर यहाँ से हमने कैरी कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 10 बन गया, है ना। तो 10 में से हमने ये माइनस कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो 10 में से माइनस कर दिया 3, तो बाकी आपने 3210 में से 1000 जो 23 है वो माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2187। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर बन सकते हैं, जिसमें आपको कुछ डिजिट्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इतने डिजिट का नंबर बना दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर बना दीजिए, लार्जेस्ट बना दीजिए, उनका डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे एक होते हैं, जैसे कई बार बात होती है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे अगर मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो वो होता है 10। 10 जो होता है वो सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट में, क्योंकि 9 के बाद पहला नंबर 10 आता है, जो कि जिसमें 2 डिजिट होते हैं। तो 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 99। ठीक है ना, अब इस बात को समझने की कोशिश करना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99। अगर 99 में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो बन जाता है 100। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और भी लिख सकते थे आप, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट।
तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा? 9 होगा। 9 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट। अच्छा, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट बन रहा है, देखो जरा। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट था, उसमें 1 ऐड किया तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन गया। फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट था, तो उसमें 1 ऐड किया तो 3 डिजिट का क्या बन गया? स्मॉलेस्ट बन गया। तो यहां से एक बात समझ पाए, एक पैटर्न समझ पाए। तो पैटर्न ये है कि अगर मैं स्मॉलेस्ट, अगर मैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करूं, तो आपको पता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। अब अगर इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और वो क्या हुआ? 1000। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लार्जेस्ट किसी भी कितने भी डिजिट में लार्जेस्ट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट जो नंबर आता है ना, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है उतने डिजिट का। जैसे अगर 99 जो है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें अगर 1 ऐड किया तो वो बन गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, तो उसमें 1 ऐड किया तो वो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इन चीज़ों इनका यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर, तो तब मैं आपको ये बात पूछूंगा, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं एक बार दोबारा रिकैप। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की बात हो गई, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स के बारे में तो बता ही दिया है। अच्छा, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई टेबल है आपके पास, कोई नंबर है, जस्ट 1 मिनट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ज़रा। हम्म तो मैंने कहा कि फैक्टर्स का तो मैंने चलो बता ही दिया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की हम बात कर रहे थे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अच्छा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्या है कि जैसे मान लो मैंने पहले बताया आपको कि एक नंबर है मेरे पास 16, तो मैंने आपसे पूछा कि 16 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आपने कहा कि जी 1 से, 2 से, 4 से, है ना, और किससे हो सकता है? 8 से हो सकता है, और किससे हो सकता है? 16 से हो सकता है। तो ये सारे नंबर 16 को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये सारे नंबर 16 को डिवाइड करते हैं तो इन सभी नंबर्स को बोला जाएगा फैक्टर्स ऑफ 16। फैक्टर्स ऑफ 16। और अगर मैं कहूँ, अब एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है जी 12। मैंने कहा 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, ऐसी फर्दर ऑन। तो जब मैं किसी नंबर को काउंटिंग नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक सेट ऑफ नंबर्स आ जाते हैं 12, 24, 36। वो सारे जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे उस नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं जिससे ये बने होते हैं। तो इसीलिए इन सभी नंबर्स को बोला जाता है मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 12। मतलब 12 के टेबल में आने वाले नंबर। तो किसी नंबर के टेबल में आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो उस नंबर से तो डिवाइड होंगे ही होंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए मल्टीपल्स ऑफ जो 12 हैं ये सारे नंबर हम इसको कह सकते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ तक आज डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो यहाँ पर हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना ज़रा। जैसे मेरे पास कोई दो नंबर हैं, मैंने कहा कि एक नंबर मेरे पास है सपोज 4, और एक नंबर है मेरे पास सपोज
12। मैंने कहा कि 4 का टेबल देखते हैं, तो 4 का टेबल मैंने जैसे ही काउंट करना स्टार्ट किया, या 12 एंड 16 ले लेता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा सही रहेगा। मेरे पास एक नंबर है 12 और मेरे पास एक नंबर है 16, तो मैंने कहा कि मैं इसका टेबल देखता हूँ, तो पहले 12 भी आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा। ये 12 का नंबर हो गया, टेबल हो गया। और ये 16 है तो ये 32 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने ये नंबर्स निकाले, मैंने टेबल्स लिखे, तो मैंने देखा एक चीज़ मैंने नोटिस की इसमें, वो ये कि इन दोनों में जो पहला कॉमन नंबर है, इन दोनों में जो पहला कॉमन नंबर है वो 48 है, वो 48 है। 48 जो है वो पहला कॉमन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के टेबल में जो कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल तो है ही, देखो मल्टीपल तो है ही क्योंकि वो उसके टेबल में है, ठीक है ना। तो 48 मल्टीपल है दोनों का, ठीक है। कॉमन भी है, ठीक है। लोएस्ट भी है, सबसे छोटा भी है। हो सकता है कि इसके बाद कोई नंबर आए दोबारा और वो भी सेम हो जाए, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, इसके बाद 60 है, 72 है, 72 के बाद 84 है, देन 96 है। तो इसमें मैंने देखा तो ये इसमें 80 है, 96 है। तो आपने एक बात नोटिस की, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर दोबारा नंबर रिपीट हो गया ये। पर इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है? इन दोनों में लोएस्ट है जी 48, क्योंकि डेफिनेशन ये है लोएस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब जो एलसीएम है 12 और 16 का वो 48 हो गया। तो ये तो थी अंडरस्टैंडिंग कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आपको इसको फाइंड करना है तो फाइंड कैसे करेंगे जल्दी से। तो सिंपल सी बात है, मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों नंबर को इस तरह से रखना है, दोनों के फैक्टर बना देने हैं, फैक्टर्स बना देने हैं। तो 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 1 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, और फिर 3 से डिवाइड करें। तो जितने भी ये आपके फैक्टर्स आए, इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी फैक्टर्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये सारे फैक्टर्स को। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये तो रही एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया, एलसीएम निकालते कैसे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से वो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है, वो जैसे अलग अलग कई बार क्या करते हैं बच्चे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 12 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 इंटू टू 4, 4 3 12, ऐसे हो गया ये। और 16 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब वो लिखने लगे हैं जी एलसीएम। अब एलसीएम लिखते टाइम वो क्या कर रहे हैं, पहले तो वो ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट की बात कर रहा हूँ, कौन से आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि तो 2 आ रहा है जी, एक 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि 2 जो है वो ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है, देखो इसमें जो 2 है ना वो 2 बार ही आ रहा है, इसमें जो 2 है वो 4 बार ही आ रहा है। तो आपने 2 की पावर वो डालनी है जहाँ ज़्यादा बारी आ रहा है। तो ज़्यादा बारी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 4, और यहाँ जो है वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, मतलब 2 बारी 2 आ रहा है, एक बारी 1 आ रहा है। तो ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है, 4 बारी, तो यहाँ 4 लिख दो। अच्छा, अब 3 जो है वो कितनी बार यार, एक बार, तो यहाँ एक बार लिख दो। तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 48। तो ये जो 48 है ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ जो है वो भी आप देख लीजिए, एचसीएफ के लिए भी सेम ही काम है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जस्ट 1 मिनट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसमें क्या है, देखिए जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करते हैं हम 12 और 16 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। चलो वहां से समझाता हूँ। तो 12 के मैंने क्या कि यहाँ पर बात हो रही है जी फैक्टर की, फैक्टर की बात हो रही है। देखो मैंने कहा कि एक काम करते हैं 12 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 12 लिख लिए सारे फैक्टर।
फिर मैंने 16 के भी फैक्टर लिखे सारे, 1 2 4 8 16, 16 के भी सारे फैक्टर लिख लिए। अब मैंने एक चीज़ देखी दोनों में, मैंने देखा कि क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है, जो कि देखो कॉमन नंबर तो 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है ना? तो क्या 4 के बाद कोई कॉमन नंबर है? ये 3 कॉमन नंबर है, 4 भी है, 1 भी है और 2 भी है। 4 के बाद तो कोई भी नहीं है दोनों में, 4 से बड़ा कोई भी नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो 4 है। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो 4 है, क्योंकि HCF जो है वो कहता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब तीनों में सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा 4 है जी। कॉमन होना चाहिए, दोनों में ही आ रहा है 4, बिल्कुल कॉमन है। फैक्टर दोनों को डिवाइड करे, 12 को भी डिवाइड करे, 16 को भी डिवाइड करे, तो अगर दोनों में ही आ गया तो वो डिवाइड तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। तो ये होता है मतलब HCF का। अब क्वेश्चन है कि HCF निकालते कैसे हैं? जब तक हमें निकालना नहीं आता तब तक हमारा काम नहीं कंप्लीट होगा, है ना? तो देखो, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि HCF को कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे आपके पास एक नंबर है 12 1 16 की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आपने 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन नंबर्स कौन थे, कॉमन देखने, सिर्फ कॉमन। तो कॉमन आप देख पा रहे हो कि इसमें एक तो 2 है और एक और कोई भी नहीं है, 2 ही है अकेला। तो अब आपने देखना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे 2 आ रहा है 2 टाइम्स और 3 आ रहा है 1 टाइम, यहाँ आ रहा है 2 4 टाइम। आपने ये देखना है कि 2 जो है वो मिनिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, मिनिमम। तो 2 जो है वो मिनिमम कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। तो आपने मिनिमम वैल्यू लिखनी है, मिनिमम। तो 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया 4। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि पेयरिंग कर लो। कुछ स्टूडेंट्स जो टीचर्स है ये भी बताते हैं कि पेयरिंग कर लो, मतलब पेयर बना लो, ऐसे कि सेम सेम नंबर के पेयर बना लो। जितने पेयर बनेंगे, अब जब जितने पेयर बन गए उतने पेयर में से एक एक नंबर निकाल लो। यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से भी एक 2 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4। तो 4 क्या है, HCF है। तो दोनों ही मेथड बता दिए मैंने, मिनिमम पावर वाला भी बता दिया और आपको ग्रुपिंग करके कैसे निकालते हैं HCF वो भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लग गए होंगे, आप इनको एक बार रिवीजन करिएगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम के ऊपर, जैसे नंबर मैंने आपको बताया था 2 डिजिट नंबर के बारे में है। क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल आता है पेपर में, एग्जाम में। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए, कह रहा है सम ऑफ अ नंबर ऑफ two digits and the number obtained by reversing the digits of the first number is 110. If the difference of the digits is 4 then the number is। अब स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है जी पता नहीं कितना बड़ा, कितना भयंकर क्वेश्चन आ गया, इतनी लंबी स्टेटमेंट है ना, समझ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स ना आपको मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली आपको कहीं किताब में से नहीं मिलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो पॉइंट ये है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये बेसिकली। जैसे एक नंबर है मेरे पास 2 डिजिट का AB। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट ये B है, ये प्लेस वैल्यू इसकी कितनी है 1 है, और A की प्लेस वैल्यू कितनी है 10 है। तो अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू A प्लस B इंटू 1, मतलब 10A प्लस B, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, B को इधर कर दूं, A को इधर कर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू B प्लस A, ऐसे लिख सकता हूँ। अब वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर था, आपने उसको इंटरचेंज कर दिया, और जब इंटरचेंज करके दोनों को प्लस किया, तो वो कितना आ गया जी 110 आ गया, ये कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जी 110 आ गया, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को, इसको और इसको प्लस कर देते हैं।
तो जैसे मैंने प्लस किया दोनों को तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि 10a प्लस बी 10b प्लस ए दोनों को प्लस कर दिया और ये दोनों प्लस किसके बराबर आ गए, ए बी प्लस बी ए के, इसके बराबर आ गए क्योंकि इधर बी ए था ये ए बी था। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 110 आ रही है, ठीक है ना। तो अच्छा 10a में a ऐड हो गया, कितना बन गया, 11a बन गया, और 10b में b ऐड हो गया, कितना बन गया, 11b बन गया, और इधर कितना बन गया, 110। अच्छा 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, तो 110। तो यहाँ से 11 से 11 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बना, यहाँ 10 बन गया। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। a प्लस बी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब वैसे तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया आपका, कैसे, देखो मुझे ये पता चल गया कि ए और बी 10 के बराबर है। इसका मतलब जो भी मेरा नंबर है ए बी, उसमें जो दो डिजिट हैं उसमें डिजिट्स का सम 10 रहने वाला है, ये मुझे पता चल गया यहाँ से। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन पे जाता हूँ और चेक करता हूँ कि 10 कहाँ पे। तो 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आपको पता चल गया कि डिजिट्स का सम 10 होने वाला है, तो वही आपका आंसर है। तो ये तो एक तरीका रहा। अच्छा अब आपने नोट क्या करना है, लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए बी और बी ए जब भी कभी ऐड होंगे, जब भी किसी भी दो डिजिट नंबर को उसके नंबर्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनाया जाएगा, जब उसमें ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 36 है, मैं इसमें 63 ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा, 99। 99 किससे डिवाइड हो जाता है, 11 से। 25 है, मैं इसमें 52 ऐड करता हूँ तो कितना बन रहा है, 77। 77 किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। तो कभी भी जब भी ए बी और बी ए दोनों ऐड किए जाएंगे तो हमेशा दो वो जो बनेगा नंबर बनेगा वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ये हमारी लर्निंग है। अब अगर इस लर्निंग को डायरेक्ट यूज करते तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, आपने देखना था कि दोनों नंबर्स को जब वो इंटरचेंज हो जाते हैं तो उनका सम 110 बनता है। तो आप एक सीधा सा काम करो, 110 को ना 11 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 11 से तो वो डिवाइड होना ही होना है। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 देख लो कहाँ बन रहा है। अच्छा अब मान लो सपोज एक से ज्यादा ऑप्शन में 10 बनता है, सपोज आपका कहना है कि सर ऐसा नहीं है, पेपर में मान लो दो ऑप्शन में 10 बन गया तो क्या करोगे। तो मैंने कहा कि जी एक काम और कर लेते हैं फिर हम, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कैसे। देखो मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शन तो है ही, तो आप एक काम करिए ना, आप ऑप्शन जो कह रहा है वो उसको यूज़ करिए। उसने कहा कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ 62 को 26 बना लेता हूँ, ठीक है, 73 को 37 बना लेता हूँ, ठीक है, 84 को मैं 48 बना लेता हूँ, ठीक है जी, 51 को मैं 15 बना लेता हूँ। तो उसने कहा कि जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो प्लस करने के बाद कितना आता है, 110 आता है। तो चेक कर लो जी जीरो कहाँ बन रही है, तो 2 प्लस 6 8 नहीं बन रही जीरो। 7 प्लस 3 देखो यहाँ बन रही है जीरो, यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ भी नहीं बन रही। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन सही। देखो एक और तरीका बता दिया। तो ऑप्शन को यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, बेसिक मेथड से भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, और ये तरीका भी आपको ऑप्शन से करने वाला भी बता दिया। अब जब दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए इन मेथड्स को यूज करके देखिए कि क्या आप उस क्वेश्चन के ऊपर उस मेथड को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूछा गया है कि इन दी नंबर दिस द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है तो कि 2 की प्लेस वैल्यू बता दो। तो आपको पता है जी 4 जो है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1/10। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1/100। और फिर 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1/1000। 1/1000, 1/1000 आप देख लीजिए है यहाँ पर ऑप्शन में, बिल्कुल है थर्ड ऑप्शन। तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 24 36 एंड 54। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि वीडियो जो है कॉन्सेप्ट्स के कारण काफ़ी लॉन्ग हो गई है। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला ज़्यादा मैटर है। तो फिलहाल अभी आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए।
उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में देखिए जरा, लिख रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। देखो 2 डिजिट नंबर है, पहले तो ये पता चल गया जी, 2 डिजिट है, एक वंस प्लेस है एक टेंस प्लेस है। कह रहा है टेंस प्लेस का जो डिजिट है ना वो बड़ा है, एक्सीड कर जाता है, बड़ा है। किससे बड़ा है जी? डिजिट इन द यूनिट प्लेस से। कितना बड़ा है जी? 4 बड़ा है। तो मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे जो डिजिट है वो x+4 है, वो ये कहना चाह रहा है। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर इन दोनों डिजिट्स को सम कर लिया जाए, सम मतलब इनको दोनों को प्लस कर लिया जाए, अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए तो क्या होता है? तो वो जो दोनों का सम होता है वो 1/7 हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? उस नंबर के खुद के, उस नंबर के खुद के बराबर हो जाता है 1/7 इंटू दैट नंबर। अब 1/7 इंटू दैट नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान देना। अब वो नंबर क्या है, पहले तो उस नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर तो हमने नहीं फाइंड किया, हमें तो सिर्फ अभी ये पता चला है कि ये डिजिट है, ये डिजिट है। हम एक काम करते हैं, ये वंस, ये प्लेस वंस वंस प्लेस है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, ये टेंस प्लेस है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 होगी। जैसे मेरे पास एक नंबर है हाँ चलो, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 10 होगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा नंबर निकालने के लिए। जैसे 52 होता है तो 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 5 2 इंटू 1। इनको आप सॉल्व करोगे दोबारा तो 52 ही बनेगा। ऐसे ही नंबर निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी x+4 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x से। तो सॉल्व किया तो ये 10x आ गया, ये 40 आ गया और ये x आ गया। तो प्लस किया इन दोनों को तो ये आ गया 11x प्लस 40। तो ये मेरा नंबर आ गया वो। तो उसने कहा कि ये 1/7 टाइम्स है उस नंबर की। वो नंबर क्या है? 11x प्लस 40। तो अब एक काम करते हैं जी, जो 7 नीचे डिनोमिनेटर में है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये x प्लस एक्स 2x हो गया, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 और इधर है जी 11x प्लस 40। तो मल्टीप्लाई कर लो, 14x 28 11x प्लस 40। तो अगर आप x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओगे तो ये 3x बन गया, और ये माइनस करके कितना बन जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4 आ गई। अच्छा, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा भी यही था, देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? तो यूनिट प्लेस पे आपको देखना कि यूनिट प्लेस पे x था, तो यूनिट प्लेस का x का कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आप कह रहे होगे कि सर ये तो इतना लंबा हो गया, तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हम इसका शॉर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए। एक मिनट, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। देखिए, एक तरीका बताता हूँ। देखो, उसने एक बात बोली थी कि 2 डिजिट का नंबर है और ये वाला डिजिट इससे 4 ज़्यादा है। मतलब इसमें आप अगर 4 ऐड करोगे तो ये आएगा बेसिकली, +4 करने पर। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, डिजिट ही लिख के देख लेते हैं, कौन से ज़्यादा बनेंगे, देख लेते हैं कितने बनते हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, यहाँ ना, यहाँ आप एक काम करो 0 लिख लो, यहाँ एक काम करो 0 लिख लो। तो अगर यहाँ 0 लिखा तो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 ऐड करना है। अगर यहाँ 1 लिखा तो यहाँ कितना होगा? 5 होगा। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ कितना होगा? 6 होगा। अगर यहाँ 3 लिखा तो यहाँ कितना होगा? 7 होगा। अगर यहाँ 4 लिखा तो यहाँ कितना होगा जी? 4 ज़्यादा है तो 8 होगा। अगर यहाँ 5 लिखा तो यहाँ कितना होगा? 9 होगा। अगर यहाँ 6 लिखा तो यहाँ इससे बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 6 के बाद तो वो नंबर क्रॉस कर जाएगा। तो अब ये सारे इतने केस बने हैं, बस इतने केस बने, जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कह रहा है कि दोनों को सम करना है, दोनों को सम करना है, और दोनों को सम जब करते हैं, ठीक है ना, द सम ऑफ द डिजिट्स, तो इन दोनों को प्लस किया 4,
इन दोनों को प्लस किया 6, इन दोनों को प्लस किया 8, इन दोनों को प्लस किया 10, इन दोनों को प्लस किया 12, इन दोनों को प्लस किया 14। अब वो कह रहा है कि ये जो 1/7 है ना, अब ये नंबर बन गया हमारे पास 40, 51, 62, 73। अब वो ये कह रहा है कि जो ये नंबर बने हैं ना, इसको इन नंबर्स को ना आपने 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें से किसी नंबर के साथ वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, और वही हमारा जो है वहाँ से हमें नंबर पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ जो भी नंबर हो आपके पास, जो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर वो सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो आपके पास नेचुरल नंबर आएगा, इसी के बराबर करना है ना। तो एक बात देखो कि यहाँ पर सिंपल ये देखो कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि डिवाइड तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा उसको नेचुरल नंबर लाने के लिए। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सिर्फ ये नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो चेक कर लो दोनों को प्लस करके, क्या ये 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, ठीक है ना। 1/7, 84 यहाँ रखा तो कैंसिल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और इनके डिजिट्स को ऐड करके भी कितना बन रहा है, 12, देखो मैच कर गया। तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर ये था कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पता चल गया कि ये 4 है यूनिट प्लेस पे, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह की टेक्निक को डेवलप करना है, ब्रेन को कैसे आप यूज कर सकते हो, है ना। आप कैसे लॉजिक जो है, मतलब क्रिटिकल जो है थिंकिंग को आप कैसे डेवलप करना है, वो चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताई है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये क्लास जो है हम आज की क्लास ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मैं इसमें एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, इसको मैं डिटेल में डिस्कस भी करूँगा आगे नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टी पहले। जब भी हम कोई दो नंबर, जैसे मेरे पास एक नंबर है ए एंड बी, हमें पता है कि हम कोई भी दो नंबर का HCF भी निकाल सकते हैं और उन्हीं दो नंबर का LCM भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि जब आप किसी भी दो नंबर का HCF LCM निकालते हैं, उन्हीं दो नंबर का, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर आप उन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब HCF को भी और LCM को भी, मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं नंबर्स को साथ में नहीं लिखता, क्योंकि हमें पता है कि हमने उन्हीं नंबर्स का कैलकुलेट किया है। तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन यही है कि HCF ऑफ दो नंबर जो है, टू नंबर्स का, वो 11 है, तो यहाँ पे 11 डाल दीजिए। LCM कितना है जी, 693 है, यहाँ 693 डाल दीजिए। उनमें से एक नंबर क्या है जी, 77 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है जी, दूसरा नंबर निकालना है तो हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल देखो ज़रा, 11 7 ज़ा 77, फिर ये 7 पे कैंसिल हो रहा है, 7 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, तो कट कट आगे आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई, 99 आ गई, ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर जो बहुत ही नंबर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं कॉन्सेप्ट सीखे, और उनको हमने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई भी करके दिखाया, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं जो है कम से कम 15 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो रह गए हैं उनको भी डिस्कस करूँगा, और फिर एक 15 क्वेश्चन का जो है हम डिस्कस करेंगे सेट पूरा इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से जो है तैयार हो जाएं। बाकी आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सारा ही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं है। बस आपको सपोर्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना है इस मटेरियल को, सो दैट के जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें अपने फ्रेंड्स वगैरह में। इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ अमित बावा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।